नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991। जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे हो, देख पा रहे हो चैनल का नाम। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं आपको मिल जाए, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपकी वीडियो में कवर ना हो। ताकि हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। वो कितने बच्चों तक पहुंचता है, कितने बच्चों तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, कुछ मेरी बनती है। मेरा काम है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊं और चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप तक पहुंचाऊं। और ये आपका काम बनता है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके जितने भी कलीग्स हैं, आपके जितने भी नॉन हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उन सब के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हम इसी कड़ी में फिर पार्ट 2 तक हम पहुंच चुके थे। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पिछली क्लास में हमने सन के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था और उन प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स भी पढ़े थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, मून के बारे में भी पढ़ेंगे, एस्ट्रॉयड और मीटियोर्स जो हमने सेलेस्टियल बॉडीज और भी पढ़ी थी उनके बारे में भी बात करते हैं। चलो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के अंदर। अर्थ के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कल हमने अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन की बात की थी और सबसे नज़दीक जो स्टार था, जो सबसे नज़दीक प्लैनेट था, उसका नाम था मरकरी, देन वीनस, उसके बाद आता था हमारा अर्थ, फिर मार्स। ये जो चार थे इनको हमने इनर प्लैनेट्स कहा था। उसके बाद बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई थी मार्स और जुपिटर के बीच में, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हमने आउटर प्लैनेट का नाम भी दिया था। तो इसी में हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं उसी के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन यू डिस्क्राइब अर्थ या व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थ। अब तीनों क्वेश्चन में से अगर कुछ भी आ जाए तो तीनों का सेम ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा आइए देख लेते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारे सूर्य से अगर दूरी के क्रम पर बात करें, डिस्टेंस की सीरीज में अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम साइज की बात करते हैं तो कल मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो प्लेनेट है उसका नाम है जुपिटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे सैटर्न और फिर यूरेनस, नेपच्यून और पांचवें नंबर पे आती है हमारी अपनी प्यारी पृथ्वी, पांचवें नंबर पर, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अर्थ का नाम लेते हैं। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। इसकी जो शेप है वो जियोइड टाइप की है, यानी कि एक अंडे जैसी शेप इसकी दिखाई देती है। ये प्रॉपरली बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, कुछ कहते हैं कि चपटी है, कुछ कहते हैं कि अंडे जैसी है। अभी इसके ऊपर भी डिबेट चलती रहती है लगातार। तो अभी तक जो हमने माना, हमारे साइंटिस्ट ने माना, तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, जियोइड है। और ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सी अर्थ की शेप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से अर्थ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है क्लास 6 के लिए, जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर 1 से। व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट।
अर्थ को हम एक अद्वितीय ग्रह क्यों कह सकते हैं, क्यों कहते हैं, यूनिक प्लेनेट कैसे बन गया। अभी कल भी मैंने जब अर्थ के बारे में कुछ बातें थोड़ी बहुत बताई थी, तो उसमें बताया था कि पूरे के पूरे 8 प्लैनेट्स में से हमारी अर्थ ही अकेली ऐसी है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर हवा है, जहां पर पानी है, जहां पर वो सारी चीजें हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी जिसको हम कह सकते हैं। सांस लेने के लिए हमें बार बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और पानी के लिए हमें, पीने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों ही चीजें हमें बहुत जरूरी है, और ये हमें मिलती है अर्थ के ऊपर, हमारी प्यारी पृथ्वी के ऊपर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इसके सिवाय ऐसा और कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाए। आगे इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ हमारी अर्थ ही ऐसी है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा कि हमारी अर्थ ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर हवा भी है, जहां पर पानी भी है। तो इसी वजह से ही जो हमारी अर्थ है ये क्या बन जाता है, एक यूनिक प्लेनेट बन जाता है। देखो सारे के सारे प्लेनेट रोटेशन करते हैं, अर्थ भी कर रही है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। सारे प्लेनेट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारी अर्थ भी कर रही है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। यूनिक कैसे बनेगा, जब वो चीज उनके पास नहीं है लेकिन हमारे पास है, तभी तो यूनिक बनेगा। और हमारे पास क्या है, हमारे अर्थ के पास है हवा, एयर, पानी, वाटर, ये सारी चीजें हमारे पास है जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। और ये सारी की सारी कहां पर प्रेजेंट है, हमारे अर्थ के ऊपर है। इसी वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट कह सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि अगर आपको लिखना पड़ जाए आंसर तो क्या लिखोगे। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, कि लगभग हम ये मान सकते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमारी अर्थ के ऊपर है, और ऐसी कोई जगह नहीं है। बाकी इसके ऊपर रिसर्च लगातार चलती रहती है। हो सकता है कोई ऐसी ही कोई दूसरी जगह भी हो जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, लेकिन अभी तक ऐसा सिर्फ हमारी अर्थ है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इन फ्यूचर ऐसा कोई दूसरी जगह भी मिल सकती है। इसके ऊपर कंटिन्यूअसली रिसर्च चलती रहती है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, हमारी जो पृथ्वी है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है। अगर हम अपने एरिया की बात करते हैं, हम इंडिया में लोकेट करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ के वेदर की बात करते हैं, यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं, यहाँ के हॉटनेस एंड कोल्डनेस की अगर बात करते हैं, तो गर्मियों में ये मैक्सिमम 48-50 डिग्री तक पहुंच जाता है, 48 to 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन सर्दियों में अगर हम बात करें तो सबसे ठंडी जगह है हमारे जम्मू कश्मीर में द्रास, हमारे इंडिया की। तो वहां भी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो -10-15 डिग्री तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर इंसान कम रहते हैं या नहीं रहते। तो नॉर्मली जो रहने की जगह है, चाहे वो प्लेन एरिया है या माउंटेन का एरिया है या डेजर्ट का एरिया है या फिर हमारा जो पेनिनसुला रीजन है या कोस्टल रीजन है, किसी की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, नॉर्मली अगर एवरेज हम बात करते हैं गर्मी की, तो 45 to 50 डिग्री के बीच में रहता है, 47-48 तक रह जाता है। और अगर सर्दियों की अगर हम बात करते हैं तो ये 0 डिग्री तक पहुंच जाता है कई बार, कई जगह पर। लाइक अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ 0 डिग्री या -1-2 डिग्री पर पहुंच जाता है, 4-5 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वो हर रोज नहीं जाता, कभी कभी पहुंच जाता है। एवरेज में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है कोल्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो 10 डिग्री तक ये मिल जाता है। और गर्मी की अगर हम बात करें, एवरेज पूरे साल की एवरेज निकालें तो वही 30 से 35 डिग्री के बीच में इसकी एवरेज रहती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है। इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट हैज वाटर एंड एयर, इसके पास पानी भी है, इसके पास हवा भी है। It has water and air which are very essential
टू टू सर्वाइव आवर लाइफ, हमारे जीवन जीने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए हवा और पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये सारी चीजें कहां पर है? अर्थ के ऊपर है। दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट। इसी वजह से हम अर्थ को एक अद्वितीय ग्रह कह सकते हैं, एक यूनिक प्लेनेट का नाम दे सकते हैं। तो 2 से 3 नंबर में ये आपका फाइनल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। जिसने भी अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मून की बात करते हैं। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो हमने मून के बारे में पढ़ा था, मून के डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा था। और मून के डिफरेंट फेजेस मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये हमारे मून के डिफरेंट फेजेस हैं। ये हमारे मून के कुछ डिफरेंट फेजेस हैं, ये आप देख पा रहे हैं। यहां से शुरू होके और ये खत्म हो जाता है और वापस यहीं पर पहुंच जाता है। इसी बीच में फुल मून भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसी बीच में आपको न्यू मून भी देखने को मिल जाएगा, क्रीसेंट भी मिल जाएगा, वेनिंग क्रीसेंट भी मिल जाएगा, वैक्सिंग क्रीसेंट भी मिल जाएगा, गीबस भी मिल जाएगा। वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो इस टाइप से मूव करता है हमारा, ये जो है जो डायरेक्शन है वो ऐसे चेंज होती रहती है हमारे मून की। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं मून के बारे में। अगर मून के बारे में डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे? आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारी जो पृथ्वी है उसके पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, बस वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज द मून, जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? मून। इट अपीयर सो बिग, ये बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है। नॉर्मली अगर हम फुल मून की बात करते हैं, पूर्णिमा की बात करते हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, उन स्टार में अगर हम सन की बात करते हैं या किसी दूसरे स्टार की हम बात करते हैं, या फिर जितने मीटियोराइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, किसी की भी हम बात करते हैं, कोई दूसरा नेचुरल सैटेलाइट, उनकी भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो मून उन सब में हमारे अर्थ के सबसे नजदीक है। और सबसे नजदीक है इसीलिए मून हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार्स में सन हमारे सबसे नजदीक है, इसीलिए स्टार्स के बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में मून सन जो है वो हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर सन और मून दोनों को कंपेयर किया जाए तो मून सन से और भी ज्यादा नजदीक है हमारी अर्थ के, तो इसलिए वो और भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो इसी में आगे मैंने लिखा है इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज द नियरर टू अवर प्लेनेट। ये हमारी पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है। किसके? अर्थ के। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी और बाकी जो आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके मुकाबले हमारा जो चंद्रमा है, जो चांद है, जो मून है, वो अर्थ के ज्यादा क्लोज में है। ओके, अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो चांद है, जो चंद्रमा है, वो हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एवरेज लगभग हम इसको राउंड फिगर में करें तो लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर हमारे अर्थ से मून है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है मून हमारी अर्थ से। ओके, दूसरा फैक्ट, अभी देखो हमने पार्ट 2 में देखा था। जिसने भी पार्ट 2 नहीं देखा अभी तक, पार्ट 1 नहीं देखा, एक बार जरूर देख लेना। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जो हमने पहले पढ़े हुए वो अभी भी पढ़ रहे हैं, या जो अब पढ़ रहे हैं वो पहले हम पढ़ के जा चुके हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सन जो है
वो सबसे नजदीक का तारा है, नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ का, और उसकी जो लाइट है वो लाइट हमारे अर्थ सरफेस पर आने के लिए लगभग 8 मिनट और 16.6 सेकंड का टाइम लेती है। तो अभी हम मून के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मून की लाइट भी हमारे पास पहुंचती है, लेकिन मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन करता है। तो मून की जो लाइट है, जो हमें शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर बहुत ही ठंडक सी महसूस होती है, जो लाइट हमें ब्राइटनेस जो महसूस होती है, दिखाई देती है, वो कितना टाइम लेती है हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचने के लिए? तो मून की जो लाइट है वो 1.3 सेकंड का टाइम लेती है मून से लेकर और हमारी अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1.3 सेकंड्स का टाइम लेती है। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि सन की जो लाइट है उसको 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम लगता है हमारे अर्थ तक पहुंचने में, लेकिन अगर हम मून की बात करते हैं तो मून 1.3 सेकंड्स में मून की लाइट हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती है। यहां से आप देख सकते हो कितने गुना टाइम ज्यादा लग रहा है सन की लाइट को हमारे अर्थ पर आने के लिए, और इतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो जाता है। तो लाइट ट्रेवल एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, यानी कि एक सेकंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। और हमारी अर्थ मून से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि एक सेकंड तो 3 लाख में कवर हो गई, बाकी का जो 84,400 है, 400 किलोमीटर का जो एरिया बच गया, उसको कवर करने में सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 1.3 सेकंड। तो इट टेक्स 1.3 seconds to reach at the moonlight on the अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचने के लिए मून की लाइट को 1.3 सेकंड का टाइम लग गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, मून के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मून है ये अपना एक जो रोटेशन है, जो रिवोल्यूशन है, वो लगभग सेम टाइम में ही कवर करते हैं, रोटेशन भी और रिवोल्यूशन भी, जिसके लिए जनरली अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करते हैं तो 27 डेज का टाइम लग जाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन को पूरा करने के लिए भी लगभग सेम टाइम लगता है। हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में भी 27 दिन का टाइम लगता है, और अपने एक्सिस के ऊपर घूमने में भी इसको लगभग उतना ही टाइम लग जाता है। इसी वजह से हम अर्थ का एक ही फेज देखने को हमें मिलता है। हम नॉर्मली जब भी देखते हैं तो एक ही फेस हमें उसका देखने को मिलता है। जो अलग अलग डायरेक्शंस हैं जो मून की अलग अलग फेजेज हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते, एक ही टाइप से हमें दिखाई देता है। तीसरा फैक्ट क्या है? द मून डजंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास जिंदा रहने के लिए या लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जो चाहिए होती हैं। जैसे हमारे अर्थ के पास थी, एयर थी, वाटर था, ऐसे ही मून के पास ऐसी कोई भी कंडीशंस फिलहाल तक नहीं है। उसके बाद आगे हम चलते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड जिसको हम शूद्र ग्रह कह देते हैं, हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं? शूद्र ग्रह कह देते हैं। शूद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे जो ग्रह जो रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, अगर हम तारों को छोड़ दें या उनसे हट के बात करते हैं, प्लैनेट्स उनसे भी थोड़ा सा दूर जाके बात करते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह इनको भी हटा देते हैं, तो देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। बहुत ही छोटी छोटी और भी बहुत ज्यादा संख्या में ऐसी चीजें हैं जो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं। उन्हीं चीजों को, जो चीजें जो हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? एस्ट्रॉइड का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एस्ट्रॉइड का नाम देंगे। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि मार्स और जुपिटर, और मैंने अभी भी शुरू में भी बताया था कि पहले जो 4 प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लेनेट हैं।
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लेनेट है और इन दोनों के बीच में एक लेयर का काम करती है जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट का नाम लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट इनमें से कौन कौन से प्लेनेट के बीच में लाई करती है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में एग्जिस्ट करती है, वहीं पर वो घूमती रहती है। तो जो एस्ट्रॉयड है वो कहां पर मिलते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिल जाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटियोर्स। मीटियोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम पुच्छल तारा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पुच्छल तारा भी बोल देते हैं। तो मीटियोर्स बहुत सारे ऐसी पहाड़ जो होते हैं, चट्टान जिसको हम बोल देते हैं, तो चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लेना चाहूंगा शक्तिमान। शक्तिमान मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा होगा, हमने तो देखा है, आप लोगों के टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा। तो शक्तिमान जब घूमता था, एक तो वो गोल गोल घूमता था, ऐसे सक सक शक्तिमान करके उड़ जाता था, फिर वो हनुमान की तरह ऐसे हाथ करके उड़ जाता था। तो जब वो ऐसे उड़ जाता था, सम्राट किलवी से लड़ने के लिए जाता था, तो बहुत सारे पत्थर उसको अपने आगे रास्ते में देखने को मिलते थे और काफी सारे पत्थर से वो टकरा भी जाता था, उसको चोट लग जाती थी। तो वही जो पत्थर हैं, वो जो घूम रहे हैं फ्री स्टेट में, वही कौन से पत्थर हैं? मीटियोर्स। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट्स। तो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। जो छोटे छोटे चट्टानों के जो टुकड़े हैं जो सन के चारों तरफ फ्री स्टेट में घूमते रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं? मीटियोराइट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से या उनकी स्पीड की वजह से जब वो हमारे अर्थ के आसपास से गुजरते हैं तो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अर्थ अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींच लेती है और खींचने की वजह से वो हमारे अर्थ सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो हमारे अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में काफी सारी गैसेज हैं, उन गैसेज के साथ वो जो चट्टानों के जो टुकड़े थे, जो स्टोन्स थे, जो पीसीस थे रॉक्स के, वो क्या करते हैं? वो उस हवा के साथ, उन गैसेज के साथ फ्रिक्शन करना शुरू कर देते हैं, घर्षण शुरू कर देते हैं। तो उस घर्षण की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से उस रॉक्स के अंदर, उस पहाड़, बड़े से चट्टान के ऊपर आग जलनी शुरू हो जाती है। क्या जलनी शुरू हो जाती है? आग जलनी शुरू हो जाती है। और उसी आग की वजह से वो जो रॉक्स का जो पार्ट है, जो चट्टान का जो पार्ट है, जो छोटा सा हिस्सा था पत्थर का, उसका जो पार्ट है उसमें आग जलनी शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से मूव करता है, जो हमें रात के टाइम पर दिखाई देता है। और हम कई बार अनजाने में उसको कह देते हैं कि देखो तारा टूट रहा है। तारा नहीं टूटता। हमने जब तारे की बात की थी, स्टार की बात की थी, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार की जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था कि तारा क्या है? वो गैसेज से बनता है और गैसेज को हम तोड़ नहीं सकते, गैसेज को हम फोड़ नहीं सकते, गैसेज को हम अलग नहीं कर सकते। तो जिस चीज को तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता वो चीज टूटेगी भी नहीं। तो तारा नहीं टूटता कभी भी। ये हमने मिथ बनाया हुआ है या हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि देखो तारा टूट रहा। तारा नहीं टूटता बेटा। टूटता क्या है? वो पत्थर जो है, वो मीटियोराइट्स है, वो आता है हमारे अर्थ सरफेस की तरफ और गैसेज के साथ वो फ्रिक्शन करना शुरू कर देता है। फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग जल जाती है और आग की वजह से वो चमकना शुरू कर देता है, बहुत तेजी से मूव करता है हमारे अर्थ सरफेस की तरफ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो स्टोन है, वो जो पीस है रॉक्स का, वो बीच में ही जल के राख हो जाता है, हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता, छोटा रहता है साइज में। तो जब वो बीच में ही जलकर वो राख हो जाता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? मीटियोर्स का नाम लेंगे। लेकिन अगर वो साइज में बड़ा है तो उसका पूरा हिस्सा अगर नहीं जल पाता और वो हमारे अर्थ सरफेस पर आकर गिर जाता है, तो इतनी स्पीड से, इतनी दूर से एक पत्थर आ रहा है हमारे अर्थ सरफेस पर और वो जलते हुए आ रहा है, वो बहुत तेजी से जब हमारे अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो यहाँ पर हमें अर्थक्वेक भी महसूस हो सकता है। और वो जहां पर, जिस प्लेस पर वो गिरेगा,
काफी गहराई तक एक गड्ढा भी बना सकता है, एक होल भी बना सकता है। जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम है लोनार लेक। तो वो लोनार लेक जो है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी इसी मीटियोराइट्स की वजह से ही बनी है। मीटियोराइट्स के गिरने की वजह से गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से वहां पर एक झील बन गई। झील का नाम है लोनार लेक। ये इसका एग्जाम्पल है मीटियोराइट्स का। तो मीटियोराइट्स क्या है? जब छोटे छोटे या बड़े बड़े जो पहाड़ों के टुकड़े हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमारे अर्थ सरफेस की तरफ जब मूव करते हैं, तो उनके अंदर फ्रिक्शन की वजह से, गैसेज के साथ फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग जलनी शुरू हो जाती है। और उसी आग जब वो जलते हुए हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं, कुछ हिस्सा जब उनका बच जाता है, पूरी तरह से जलने से बच जाता है, तो उस पहाड़ के टुकड़े को, उस पत्थर के टुकड़े को हम क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे मीटियोराइट्स। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी। गैलेक्सी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। या इसको सिंपली एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो गैलेक्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे तारे आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कई मिलियन बिलियन स्टार जब आपस में मिल जाते हैं और उनका एक जो ग्रुप बन जाता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे। इसको हिंदी में आकाश गंगा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आकाश गंगा बोल देते हैं। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। तो डस्ट, गैसेज और स्टार्स जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में जब ये जुड़ जाते हैं, अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गैलेक्सी का नाम देंगे। अब रात के टाइम पर नॉर्मली आप लोगों ने गर्मियों में भी देखते हो, सर्दियों में भी देखते हो, तो आसमान के अंदर एक व्हाइट कलर की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसको आप कह देते हो कि देखो भूतों का रास्ता है। वो भूतों का रास्ता नहीं है बेटा, वो क्या है? एक व्हाइट पट्टी बन जाती है, एक व्हाइटिश टाइप का एक रास्ता बन जाता है, और वो हमारी एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसको हिंदी में कह देते हैं दुग्ध मेखला, और इंग्लिश में मिल्की वे। तो इसके बारे में मैंने लिखा है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स दैट अपीयर व्हाइटिश ब्रॉड बैंड। एक बहुत ही सुंदर सा, एक सफेद सा रास्ता हमें आसमान के अंदर दिखाई देता है, और वो जो सफेद रास्ता है जो है, व्हाइटिश ब्रॉड बैंड जो है, वो हमें देखने को मिलता रात के टाइम पर, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला आकाश गंगा। तो दुग्ध मेखला हमने क्या किसका नाम दे दिया? जो हमें आसमान में व्हाइट कलर की एक बड़ी सी पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम पहले के टाइम पर या अभी भी अनजाने में हम उसको भूतों का रास्ता बोल देते हैं, भूत का रास्ता बोल देते हैं, कि कहते हैं कि जो भी इंसान मर जाता है तो यहाँ से जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, ये सब मिथ बने हुए हैं, ऐसा सच्चाई से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है? वो एक गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाश गंगा दुग्ध मेखला। तो इंग्लिश में अगर हम उसको कहेंगे तो द मिल्की वे। ओके, क्लियर? एक और फैक्ट इसके बारे में बचता है, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के अंदर, अभी तो हमने देखो एक गैलेक्सी की बात की है जिसका नाम क्या था? गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे। अभी हमने सिर्फ एक गैलेक्सी की बात करी। अगर दूसरी गैलेक्सी की बात करें तो जैसे एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा भी एक गैलेक्सी का नाम है। तो ऐसी बहुत सारी, कई लाखों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और जब इन सारी गैलेक्सीज को जोड़ दिया जाए, सारी गैलेक्सीज को इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया जाए, तो ये सारा का सारा हमारा क्या बन जाएगा? ये यूनिवर्स कहलाएगा। यूनिवर्स यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स का मतलब क्या है? तो यूनिवर्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज जब आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं एक जगह पर, हम अगर उनको इकट्ठा कर देते हैं तो उनका जो ग्रुप बन जाता है, उन सबको जोड़ने के बाद जो एक चीज बनती है, उसको हम क्या नाम देंगे? यूनिवर्स नाम देंगे। तो आपका चैप्टर आज यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आपके इस चैप्टर के अंदर कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी थे, मैंने सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है।
जितनी चीज़ें थी उनको बारीक में डिटेल में समझाने की भी कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में, वीडियो के किसी भी पार्ट में या किसी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई और आप चाहते हैं कि दोबारा उसको समझाया जाए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं उसके ऊपर फिर से एक बार और वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आप फीडबैक देंगे और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी या आपकी जनरल लाइफ से भी। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं या हम नहीं भी पढ़ रहे तो भी इन चीज़ों का हमें जनरली एक आइडिया होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी जाके, और लाइक करो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी वाकई में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।